बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से तस्नीम दर्शा अपने यूट्यूब ऑफिशियल चैनल से आपके सामने आप देख सकते हैं कि जैसे ही पार्लियामेंट में इजलास होता है उसके बाद जब सागडार साहब निकलते हैं तो एक जर्नलिस्ट हैं शायद कुरैशी साहब, उनसे IMF के हिसाब से सवालात करते हैं जी कि आप बताएं जी IMF के साथ डील क्यों नहीं हो रही। तो वो गुस्से में आकर सागडार साहब जैसे कि वो बताते हैं जी उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और उनकी सिक्योरिटी ने भी मेरा पीछा किया और मैं उधर से जान बचाकर भाग गया। बाद में उन्होंने वीडियो पैगाम दे दिया कि सागडार इसकी गर्दन में सरिया है। जैसे आप देखें, जैसे जब मैं बरतानिया में इनका अपना एक्स स्पोक्स पर्सन था तो ये इधर ही होते थे। सागडार बड़ा ये अपना डरपोक सा आदमी है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद भी ये अगर कोई लड़की भी आवाज देती थी ना चोर चोर की, तो ये इधर से दौड़े लगा जाता था और ये कहता था जी कि वो जरा मुझे शाह साहब थोड़ा सा आगे कर दें, वो मुझे डर है, मुझे कोई पकड़ ना ले। इस तरह का ना हर वक्त ये डरा डरा रहता था कि कहीं कोई ओवरसीज कम्युनिटी का आदमी इसको पकड़ के कहीं जूते छूते ना मार दे, क्योंकि ये बगैर सिक्योरिटी के घूमता था। तो बूढ़ा इंसान था तो लोग इसको गलियां गुलियां तो निकालते थे, मगर ये ज्यादा छुप लुक के अकेला ही सफर करता था कि किसी को पता ना चले। तो इस वजह से ये थोड़ा सा ना महफूज भी रहा। कुछ ये आता जाता कम था अपना हसन नवाज के ऑफिस में भी, और ये नवाज शरीफ के आगे पीछे हर वक्त है उसका समझिया घूमता रहता था। और जब मियां नवाज शरीफ ने इसको बोला कि आप पाकिस्तान जाएं, मुफ्ता इस्माइल को हम हटा रहे हैं और आप जाकर वजारत खजाना की जो अपना ओहदा है वो संभाले, तो इसके तोते उड़े हुए थे। मुझे याद है ये मिले गाड़ी में, मैंने कहा जी आप सागडार साहब जा रहे हैं जनाब, आप जाकर ओहदा संभालें। तो बड़ा डरा हुआ था और ये कह रहा था कि मेरा क्या बनेगा, मुझे वो कहीं गिरफ्तार तो नहीं कर लेंगे। तो ऐसे लग रहा था जैसे वो अपनी मौत को देख रहा है कि जाऊंगा, पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक होगा, जैसे मियां नवाज शरीफ ने इसको कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है। इस तरह ये ना सोच रहा था, देख रहा था करूं तो क्या करूं। उसके बाद ये चला गया और उसके बाद ये चल पड़ा। आप देखें कि अभी मुर्शद का भी इसने बुरा हाल कर दिया और पाकिस्तान का भी बुरा हाल किया। और अभी ये इतने जो है तो ये नहीं है कि ये किसी साफी को थप्पड़ लगा ले, मगर देखें इसकी, मैं कहता हूँ बड़ी हिम्मत है अगर इसने ये काम किया है। पता नहीं ये कितना डिप्रेस है, क्योंकि पैसा तो IMF दे नहीं रही। जो वजीर अपना आजम शहबाज शरीफ साहब हैं वो आप देखें कि फ्रांस में वो सबके आगे तकरीर कर रहे हैं, उनको बार बार बोल रहे हैं जैसे वो जी हमारी आप हेल्प करें, हमारी थोड़ी रहनुमाई करें, हमें IMF पैसे नहीं दे रहे, हमें पैसे चाहिए। तो पैसे मांगने में भी वो उनकी हेल्प लेना चाहते हैं। जो गोरे लोग उधर डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए हैं उनको वो बोल रहे हैं जी कि आप हमारी मदद करें, हम जो है ना जी जनाब हमारा इतना जो मुल्क है वो अपना जल्जले की नजर हो गया, इतना पानी में डूब चुका है, इतनी हलाकतें हो चुकी हैं। यानी अपनी एक दुख भरी दास्तान उनको सुना रहे थे, मगर उनको ये नहीं सुना रहे थे कि आपने IMF का या पाकिस्तान का सारा पैसा लूट कर आप बाहर लाए। एवन फील्ड हाउस में हाउस आपने बनाया, आपने प्रॉपर्टीज बाहर बनाई, आपने पैसा इकट्ठा किया। ये बातें नहीं बता रहे थे। ये बता रहे थे कि जनाब कौम में बड़ी भूख है, उधर जनाब बच्चे स्कूल नहीं जाते, तो आप सब मिलकर हमारी हेल्प करें, IMF को बोलें कि हमें पैसा दे दे। उधर आप देखें बिलावल भुट्टो जरदारी के भी आप देखें, वो कहता है कि ये जो शहबाज शरीफ है ना, ये सिर्फ कोई PMLN का ये वजीर आजम नहीं है, ये PPP का भी हमारा भी वजीर आजम है शहबाज शरीफ। ये सिर्फ नून का नहीं है, ये पीपल पार्टी का भी वजीर आजम है। और वो सारे लोग देख रहे हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है। उसकी वजह यह है कि वो इसलिए कह रहा था कि अगली बारी मेरी है, मैंने वजीर आजम आना है। और शहबाज शरीफ को वो बोल रहा था कि तुम पीपल पार्टी के भी वजीर आजम हो और ये याद रखना कि अब मेरी बारी है। और आसिफ अली जरदारी का भी वो बता रहा था जी वो जी उसको सारी दुनिया कहती है कि ये यारों का यार है। यानी अपने गोद में वो कहते हैं ना, खुद ही अपने बाप की खुद ही तारीफ कर रहा था। जैसे उसको वो पढ़ा कर लाए थे तोते की तरह वो लगा हुआ था। आसिफ अली जरदारी की भी तारीफें कर रहा था और शहबाज शरीफ की भी, और वो लगा हुआ था बस इमरान खान साहब के खिलाफ भी बातें कर रहा था। अब मुर्शद का जो इन्होंने बुरा हाल किया, अगर डार साहब से मुर्शद नहीं संभाली जा रही तो फिर इसका ये मतलब नहीं कि आप सहाफियों पर चढ़ाई कर दें। यही डार इधर के जो बरतानिया के सहाफी हैं वो तो आगे से मारते हैं, वो तो ज़ाहिर ब्रिटिश हैं, उनके ऊपर अगर आप उनके ऊपर आप हाथ उठाते हैं तो वो तो आपको आगे से एक लगाएंगे तो वो दो लगाएंगे आगे से। इधर का तो ला भी और तरह के पुलिस भी आकर आपको रेस्ट कर लेती है। तो पाकिस्तान में देखिए उधर को सहाफी हैं, वो बेचारे नए नए छोटे छोटे टीवी होते हैं, उन पर वो आकर काम करते हैं, तो उनको होता है कि उनका भी थोड़ा सा नाम बन जाए। तो इसी तरह वो जब सवालात करते हैं उनको इजाजत होती है, मगर ये चाहते नहीं कि इस तरह के कोई छोटे छोटे सहाफी आकर हमारे आगे आकर अपना जो है ना वो इस हवाले से IMF के हवाले से सवालात करे और हमें जवाब देने पड़े। उधर अता तारड़ को भी देखें, जो अता तारड़ ये वही तारड़ है, इसको कोई भी टीवी वाला पहले नहीं लेता होता था, बाद में इसने अब झूठ इतने मारने सीख लिया वो मरियम औरंगजेब से। यानी अगर कोई मर्डर भी होता है, कहीं कत्ल होता है, कोई चोरी डकैती भी होती है, किसी किस्म का भी, उसकी पूरी कोशिश होती है उसकी और राना सुनाला की कि वो कैसे इमरान खान के ऊपर डाल दिया जाए। तो अब उधर इमरान खान साहब की भी कुछ विकटें आप देखें, मायूं अख्तर
वो भी पार्टी छोड़कर चले गए। मायूख अख्तर साहब का आर्मी के साथ बड़ा अच्छा उनका पैचअप था, मगर पार्टी 9 मई को वाकया होता है और आज वो पार्टी छोड़ रहे हैं, यानी 1-1.5 महीने के बाद वो पार्टी छोड़ रहे हैं। यानी उनको अगर उनका जमीर जागा था 9 मई के हवाले से, वो समझते हैं कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ है, तो उनको शुरू से ही अपना कह देना चाहिए था जी कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं या पैगाम देता हूं जी मैंने पार्टी छोड़ दी है। इसमें भी लगता है कि दाल में कुछ काला है, जो अपना काला काला है, जो इतनी देर के बाद मायूख अख्तर साहब भी पार्टी छोड़ रहे हैं। मगर उससे इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान को पता है कि उसकी जो कोर कमेटी थी वो पहले भाग चुकी है और ये तो एक छोटा सा करिंदा था और इसको साद रफीक के आई थिंक सामने उन्होंने इलेक्शन लड़वाया था, जिसकी वजह से साद रफीक थोड़े से वोटों से हार गया था। उसके बाद आप देखें अभी जो पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम है उसका अपना ओन चौधरी और सारे इधर जितने भी वो लोटे हैं इधर आए हुए हैं नवाज शरीफ के साथ, वो बैठकर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग वो है क्या जो हसन नवाज के ऑफिस में या एवन फील्ड में हो रही है, वो ये हो रही है कि जंगीर तरीन चाहता है जी कि देखें मैंने 100 आदमी पीटीआई का तोड़ के मैंने पाकिस्तान अपना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फरोग दिया, अभी आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अब जो पीपल पार्टी की ये मुखालफत करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भी नवाज शरीफ हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करें पंजाब में, उसके बाद जरदारी को जो है ना हम उसको सिंध की तरफ ही रखें, उसकी एंट्री पंजाब में ना हो। जिस पर आसिफ अली जरदारी उसने बोला जी कि मैंने सीट एडजस्टमेंट आपके साथ पंजाब में भी करनी है और मैंने उधर से सीटें लेनी है। इसका ये मतलब नहीं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई है तो उसकी भी एडजस्टमेंट मैंने ही करनी है। वो कहता है कि जो मैंने सीटें बोली हैं मैंने पूरी की पूरी लेनी है, मेरा जो बेटा है वो बिलावल भुट्टो आएगा प्राइम मिनिस्टर, जिस पर अभी नवाज शरीफ और इस्तेकाम पाकिस्तान अपना जंगीर तरीन ये सारे मिलकर अपनी प्लानिंग बना रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ भी नहीं चाहता कि आसिफ अली जरदारी किसी सूरत में भी अपना उसका बेटा जो प्राइम मिनिस्टर बने और मैं आराम से बैठा देख रहा हूं। उधर जस्टिस फाइज ईसा ने भी आप देखें ग्रीन कार्ड एक किस्म की ग्रीन झंडी दिखा दी है। उसने बता दिया था, कल ही बोल दिया था जी कि वो देखें जी वो इससे पहले जितने भी फैसले हुए हैं वो जजेस ने गलत फैसले किए हैं और उन फैसलों को भी ठीक करना है। बेसिकली उसका इशारा था नवाज शरीफ की तरफ, जहांगीर की तरफ से जो तरमीम अभी पेश हुई है कि रिव्यू करें केसों को, रिव्यू का हक दिया गया है जो अपना पार्लियामेंट में कि आप दोबारा रिव्यू करें, और इन्होंने रिव्यू में नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को दोबारा अहल करके इनको बोलने जो अब आप इलेक्शन लड़ें। अब जैसे ही जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये जनाब प्राइम मिनिस्टर का वही दोबारा जो चेयर वाला शोर दोबारा पड़ जाएगा और बिलावल भुट्टो के जो ख्वाब है वो दोबारा चकनाचूर हो जाएंगे और नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी में जंग जारी हो जाएगी। उधर जो चौधरी साहबान है अपना चौधरी पुरेला साहब अभी तक नहीं माने, वो डटे हुए हैं। उधर जो शाफी चौधरी है वो एक बिल्कुल सीधा साधा मलंग सा आदमी है, वो तो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी भी किस्म की मिनिस्ट्री को चला ले। आप देख सकते हैं कि जब चौधरी पुरेला साहब के घर पर हमला हुआ था तो इसी शाफे ने और उसके भाई सालक ने बोला था जी अपना काशिफ बासी को, वो जी हमने जब 2 ब्यूरो चीफ देखे तो हम दोनों मुस्कुराए कि ये मीडिया है बड़ा स्ट्रांग है। वो कह रहा आप वफाकी वजीर है और आप एक ब्यूरो चीफ देखकर खुश हो रहे थे तो वो हमारे जी गेट तोड़ रहे थे, इस तरह की वो दास्तान बयान कर रहा था। अभी वो कह रहा है कि चौधरी पुरेला तो मानना चाहता है मगर एक शख्स जो मोनसलाई है जो स्पेन में बैठा है वो नहीं मान रहा। ये जो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि चौधरी मोनसलाई और चौधरी पुरेला दोनों ही नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि हमने इमरान खान के साथ ही खड़ा होना है, हमने पीडीएम के साथ बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि चौधरी पुरेला आपको पता है शरीफ बरादरान को शुरू से ही पसंद नहीं करता। इसलिए ये इंशाल्लाह ताला और एक दो वीक तक इनको चौधरी पुरेला को इनको रिलीज करना पड़ेगा। जो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर ये तो अभी बेले करा के बैठे हुए हैं, मगर ये भी अंदर से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। जो इनको टारगेट दिया गया था कि आप इमरान खान साहब को बाहर भेज दें, इन्होंने बोला जी आपकी जान को खतरा है आप बाहर चले जाओ। उन्होंने बोला जी कि मेरी जान को खतरा है, मैं इधर खड़ा हूं, को मेरे साथ खड़ी है, मैं किसी सूरत में भी पाकिस्तान छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता। मेरी और पाकिस्तान की जो एज है वो बराबर है। मैं 18 साल का था जब मैं बरतानिया की तरफ अपना क्रिकेट खेलने के शौक के लिए उसके मैदान में उतरा, तो मैं तो किसी सूरत भी ना मैं बाहर जाऊंगा ना मैं जाना चाहता हूँ। देखें ये बात होती है लीडर की, उनको गोलियां मारी गई, उनकी दोनों टांगों को जख्मी किया गया, एक टांग को छलनी किया गया और इमरान खान की जान को भी खतरा। कितने बड़े बड़े उनके साथ जो हादसात पेश हुए, उनकी पार्टी को टुकड़े टुकड़े किया गया, उनके लोगों को उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको भगाया गया, मगर फिर भी वो एक चट्टान की तरह खड़े हैं। उधर मुराद सईद भी देखें और आजम स्वाति भी छुपे बैठे हैं। अब मुराद सईद का भाई जो कलीम सईद उसको भी गिरफ्तार कर लिया, उस पर भी तशद्दुद कर रहे हैं कि आप हमें मुराद सईद का पता दें क्योंकि हमें वो जिंदा या मुर्दा चाहिए। ये सारी देखें आप सियासत एक जैसे ना दुश्मनी का जैसे निजाम चल रहा है। उधर नवाज शरीफ आप देखें जब हसन नवाज के ऑफिस से बाहर उतरता है तो बड़ी शुके शाके मार रहा होता है नवाज शरीफ। आप देखेंगे हसन नवाज के ऑफिस से बाहर निकल कर वो बड़ा जनाब अपना शुकता रहता है और आगे पीछे आदमी उसने लगाए होते हैं और उसकी जो टोर है, उसकी जो चाल है वो बिल्कुल
पहले वाली नहीं है। अभी वो उसमें नजर आता है कि ये सारी स्कीमें वीडियो पैगामात पर, वीडियो जूम पर सबको लेकर ये इधर से बैठकर उधर जो है ना पीडीएम को चला रहा है और शहबाज शरीफ और सबको, मरियम नवाज को ये एडवाइस करता है और सबको बोलता है कि कल आपने कौन कौन से क्राइम्स करने हैं, कौन कौन से गैर आईनी काम करने हैं। इस तरह ये जस्टिस फायज ईसा को भी हदायत जारी करता है। अब उसके साथ एक तारक असद आ गया, उसको भी ये हिदायत जारी करता है। दो जजेस तो इसके सामने से निकलकर वो उन्होंने बोला जी हम न इस बेंच को भी मानते ना इसके फैसले को मानते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट से जो है ना आप पहले उधर से मंजूरी लाएं, तरामीम लाएं, तो उसके बाद हम बताएंगे जी कि ये आर्मी एक्ट के तहत जो अपना जो फैसला है ये कोर्ट में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं जी कि इमरान खान के दौर में आप देखें 25-30 लोगों को सजाएं हुई, उस वक्त ये जो वकला बरादरी थी इनका जमीर नहीं जागा और जैसे हमारी हुकूमत आई है तो इनका जमीर भी जाग गया है। तो ये सरासर ज्यादती है, क्योंकि आप देखें कि या तो इमरान खान के दौर में ये बाहर निकलकर बोलते जी कि आर्मी एक्ट जो कोर्ट्स है उनके तहत जो सजाएं हुई हैं वो गलत है। बेसिकली उनको ये जवाब देता हूं कि आप ये देखें कि जो उस वक्त जो कोर्ट्स में सजाएं हुई थी वो बेसिकली मिलिट्री पर, उनके ऊपर जो टेररिज्म के हालात से दहशतगर्दी हुई, उनके ऊपर जो जिन लोगों ने अटैक किए वो और केसेस थे। ये केस था बेसिकली आपको पता ही है प्री प्लान केस है। इसमें पीटीआई को बेसिकली उनका किसी किस्म का कोई ऐसा हाथ नहीं है, बल्कि उनको उकसाया गया। कुछ ऐसे अन्नासर हैं जो उनको लेकर उस कोर कमांडर हाउस के अंदर एंटर हुए, जिनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिनके पीछे आप कह लें कि नवाज शरीफ, जिनके पीछे शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अता तारड़, राणा सनाउल्लाह, ये सब शामिल हैं इस कोर कमांडर हाउस के अंदर उन आदमी को भेजने में। और जो पीटीआई के जो जितने भी वो खैबर पख्तूनख्वा से पठान लोग आए हुए थे, जाहिर है उनको नहीं पता था, वो एंटर हो गए जज्बाती होकर जब खान साहब को उन्होंने कॉलर पर पकड़ा और सर पर डंडा मारा। तो ये उनको उनके जज्बात को लेकर इसी तरह वो लेकर वो कोर कमांडर के घर में एंटर हो गए। और जितनी ये प्लानिंग थी बेसिकली ये सारी मरियम नवाज, राणा सनाउल्लाह, तारड़, शहबाज शरीफ, लतीफ जवेद, अपना नवाज शरीफ, इनकी थी। इन्होंने ये सारा काम करवाया ताकि 9 मई के हवाले से ये बनाकर एक बहुत बड़ा साने और इसको कौम के सामने पेश करके इमरान खान को खत्म किया जाए और उसके बाद जो है इसकी गिरफ्तारी लाजम करार दी जाए, जिस पर इमरान खान अभी तक डटे हुए हैं। और नवाज शरीफ भी बड़ा खुश दिखाई देता है एवन फील्ड में और हसन नवाज के ऑफिस में। और इधर भी आप देखें पीटीआई वाले भी प्रोटेस्ट करते रहते हैं, मगर उनका कुछ इधर उस तरह असर नहीं हो रहा। मगर फिर भी जब खान साहब आवाज देते हैं तो जो वर्कर्स हैं वो पार्लियामेंट हाउस या एवन फील्ड हाउस के बाहर जाते हैं और अपना मौकफ पेश करते हैं। ये सूरत हाल है मेरे दोस्तों भाइयों। इंशाल्लाह ताला देखिए अब इंशाल्लाह ताला किस तरफ ये कहते हैं ना कि अपना क्या फैसला होता है। इंशाल्लाह 1-2 वीक में पता चल जाएगा। अब जो अपना जनरल आसम साहब है या अपना रोयल शरीफ साहब है या शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है या जो बाइडन है, देखना पड़ेगा उनको भी कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। इमरान खान के साथ जो ज्यादती करवा रहे हैं वो भी सबको पता है वो कौन लोग हैं, वो क्यों करवा रहे हैं। उनकी कुछ जाती अनाद यानी अपनी जाती दुश्मनियां निकाल रहे हैं, जिसका फायदा आप कह लें कि दूसरी कुछ पार्टियों को भी हो रहा है। मगर उसमें PMLN बरसरे इक्तदार है जो उनके साथ मिलकर पीटीआई के खिलाफ उन्होंने एक माज खोला हुआ है। आप देखें मैंने कितने सालों तक अपना PMLN का साथ दिया, मगर जैसे ही मैंने देखा कि ये अभी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो चुके हैं तो आप देखें कि उसके बाद जब मैंने इनको छोड़ा तो आप देखें उसके बाद इनकी आप वारदातें देखें जो इन्होंने वारदातें डाली हैं। इन्होंने किस किस आदमी को कत्ल करवाया, किस किस के ऊपर इन्होंने केस करवाने की कोशिश की, कैसे कैसे जैसे जैसे मैंने बताया इन्होंने इमरान खान के ऊपर हमले करने की कोशिश और नाकाम कोशिशें की। और उसके बाद इनके जो मंसूबे थे, अभी भी ये जो मंसूबे बना रहे हैं इनके यही मंसूबे हैं कि किस तरीके से अभी इमरान खान को रस्ते से हटाया जाए और जंगीर तरीन को साथ लाया जाए और हम आकर एक मिलकर हुकूमत बनाएं जिसमें जंगीर तरीन और अपना नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हम मिलकर इस मुल्क को लूटें और जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है उनको भी हिस्सा दें ताकि वो भी अपना आर्मी काम रहे और बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी बिजनेसमैन ज्यादा बने। इस तरह की जो गवर्नमेंट है आपको पता है उसमें अवाम जो कुचली जाएगी, डॉलर बहुत खत्म हो जाएगा और जो है पौंड भी इस तरह रुपये की कीमत भी खत्म हो जाएगी और ये मुल्क भी तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। बेसिकली इसमें किसी को कोई ऐसा जमहूरी हक नहीं होगा कि वो बैठकर किसी का सामने बात कर ले, क्योंकि ये किस्म का छोटा यानी आप कह सकते हैं कि ज़ियाउल हक के दौर से बड़ा मार्शल है। कोई भी आदमी बात करता है तो उसके घर में ये पहुंच जाते हैं, उसको उठाकर ले जाते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं। इस तरह राजा मेजर आदिल का भी इन्होंने रेड वारंट निकाल रहे हैं कि किस तरीके से भी जो चीफ पैट्रिक सैंडर्स के साथ जो अपना जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई उसमें उसने यही बोला कि हमें मेजर राजा आदिल दे दें, जिस पर उसने बोला कि मैं जाकर इंशाल्लाह टेररिज्म के जो लोग हैं उनसे बात करता हूं, जिसकी वजह से स्कॉटलैंड यार्ड ने उनके इंटरव्यू किए। अभी उनको दोबारा इन्होंने शायद बुलाना है और ये हालात जो है ना ये बड़े अजीब से गंभीर से होते जा रहे हैं। आप देखें कि उधर के अलावा इधर भी ये पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब देखें क्या बनता है। इंशाल्लाह ताला कौम फिर भी खड़ी है अपना इमरान खान के साथ, पूरा पाकिस्तान खड़ा है इंशाल्लाह।
ओवरसीज कम्युनिटी भी खड़ी है और इंशाल्लाह इन जजीदों का भी मुकाबला कर रहे हैं। अब देखिए नवाज शरीफ की अगली चाल, ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग इधर ओन चौधरी और सारे जो इधर दंदलाते फिर रहे हैं, सारे लोटे, इनको देखते हैं अब क्या मिलता है। नवाज शरीफ इनको कुछ भी नहीं देगा सिवाय जलालत के, जैसे कि राजा रियाज ने जलालत का वो प्याला पिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग फिर आपको बताएंगे। तस्नीम हैदर का सलाम।